हेलो छात्र छात्राओं, आज शुरू करते हैं उत्तराखंड इतिहास की 14वीं क्लास। और इस उत्तराखंड इतिहास की 14वीं क्लास में हम आज पढ़ेंगे कुषाणोत्तर काल या कुषाणों के बाद का समय। अब कुषाणों के बाद के समय में क्या है कि जब उत्तराखंड में कुषाण शासन कर रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना होगा यौधेय वंश के बारे में, सुना होगा आप लोगों ने, क्या सुना होगा? यौधेय वंश। अब जो यौधेय वंश है, ये यौधेय वंश के बारे में जब आप जानोगे तो सबसे पहली बात है कि यौधेय वंश के शासकों के बारे में जो जानकारी है वो हमें जो है ज़्यादातर सिक्कों से प्राप्त हुई, यानी कि ताम्र मुद्राओं से प्राप्त हुई है। जो तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है इनकी, उनके बारे में तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इनकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई और उसमें क्या लिखा गया था। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा पौड़ी में लैंसडाउन के पास जो है एक स्थान पड़ता है यहाँ पे पौड़ी में, है ना, कालू डांडा, है ना, क्या पड़ता है? कालू डांडा, है ना, कालू डांडा। तो जो ये कालू डांडा है ये कहाँ पड़ता है? पौड़ी में लैंसडाउन के पास पड़ता है। आप जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हो? लैंसडाउन भी लिख सकते हो, और आप जो यहाँ पे पौड़ी भी लिख सकते हो ना। पौड़ी में लैंसडाउन के पास जो कालू डांडा पड़ता है, यहाँ से यौधेय वंश के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो ये जो सिक्के हैं ये यहाँ से सहारनपुर से भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सहारनपुर से, है ना, सहारनपुर से भी यौधेय वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जौनसार बाबर वाला जो क्षेत्र है, आप ये बोल सकते हो आपका क्या? जौनसार बाबर। ये मान के चलो कि ये देहरादून में आपका इधर क्या पड़ता है? जौनसार बाबर पड़ता है। तो जौनसार और बाबर, जौनसार बाबर वाला जो एरिया है, जौनसार बाबर एरिया में भी, जौनसार बाबर के एरिया में भी क्या मिले हैं? चक्राता वाले क्षेत्र को मान सकते हो आप लोग, चक्राता वाला इलाका है, उधर भी आपको यौधेय वंश के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो उत्तराखंड से बाहर देखोगे तो शिमला, है ना, इधर आपका हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ता है? शिमला पड़ता है। शिमला और कांगड़ा, है ना, शिमला और कांगड़ा से भी क्या मिले हैं? यौधेय वंश के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। आप लोग शिमला और कांगड़ा, जौनसार बाबर, सहारनपुर और कालू डांडा, कालू डांडा पौड़ी गढ़वाल में लैंसडाउन के पास पड़ता है। यहाँ से यौधेय वंश के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब जो ये सिक्के प्राप्त हुए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मध्य हिमालय के पश्चिम में प्राप्त हुए हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो यौधेय वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो या तो आपके पास बोल देगा मध्य हिमालय के पश्चिम में, क्या बोल देगा? मध्य हिमालय के पश्चिम में इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और या फिर बोल देगा शिमला बोल देगा, कांगड़ा बोल देगा, जौनसार बोल देगा, सहारनपुर बोल देगा, और आपका जो है क्या बोल सकता है? कालू डांडा या फिर लैंसडाउन पौड़ी बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ से इनके सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। अगर हम इनके सिक्कों में देखें तो इनके सिक्कों में क्या लिखा गया है, तो इनके सिक्कों में जो चित्रित किया गया है वो क्या है? सबसे पहले जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? यौधेय गणस्य जय, यौधेय गणस्य जय जो है इनके सिक्कों में क्या है? लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यौधेय गणस्य जय जो है इनके सिक्कों में लिखा गया है। तो इसी से जानकारी मिलती कि ये जो वंश था ये कौन सा वंश था? यौधेय वंश था। अगर इनके सिक्कों के अग्रभाग की बात करें, सिक्कों का जो क्या था? अग्रभाग था, मतलब सिक्कों का जो आगे वाला हिस्सा जो था क्या है? कार्तिकेय, है ना, क्या था आपका? कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है, या फिर आपका ये बोल सकते हो आप लोग कि शूल वाले, है ना, मतलब शूल वाले, जैसा आपने देखा होगा शिव जी भगवान का त्रिशूल होता है, तो शूल एक हो गया, दो भी हो सकता है, त्रिशूल आपके तीन हो गया, है ना, तीन शूल होता है ना। तो शूल वाले जो है कार्तिकेय का चित्र मिला है। और जो कार्तिकेय था ये इनका क्या था? इष्ट देव था। कार्तिकेय क्या था? इनका इष्ट देव। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि यौधेय वंश का इष्ट देव किसे माना जाता है? तो कार्तिकेय को माना जाता है। तो कार्तिकेय का जो है अग्रभाग में जो है चित्र अंकित होता था। और अगर आप पश्चिम भाग की बात करोगे, किस भाग की? पश्चिम भाग की, यानी कि पीछे वाले भाग में। तो पीछे वाले भाग में क्या था? एक देवी चित्रित होती थी। क्या है? देवी। यह एग्जाम में प्रश्न आया था। चित्रित एक देवी का चित्र अंकित होता था, जिसका क्या होता था? दाहिना हाथ, जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ होता था, उठा हुआ होता था। तो ये इनके सिक्कों पर लिखा गया था। और ये सिक्के जो है ताम्र धातु के थे ना, ये क्या थे आपके? ताम्र सिक्के थे या ताम्र मुद्रा थी। और जो ये ताम्र सिक्के या ताम्र मुद्रा थी ये किस लिपि में लिखे? इसमें जो लिखा गया था ये यौधेय गणस्य जय जो लिखा गया था, किस भाषा, किस लिपि में लिखा गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मी लिपि में। ये ब्रह्मी लिपि में जो है लिखा गया था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ये उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया था कि किस वंश के शासकों के सिक्कों पर क्या कहते हैं? देवी चित्रित थी, जिसका दाहिना हाथ जो है उठा हुआ दर्शाया गया है। तो वो कौन से थे? आपके यौधेय वंश थे। और यौधेय वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं अगर ये पूछेगा? तो मध्य हिमालय के पश्चिम में, या तो ऐसे बोल देगा, या शिमला, कांगड़ा, जौनसार बाबर, सहारनपुर, कालू डांडा, लैंसडाउन से किसके सिक्के प्राप्त हुए? तो इस तरीके से भी आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक स्थान पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में ही, एक स्थान पड़ता है दुगड्डा। आप लोगों ने सुना होगा नाम,
दुगड्डा नाम सुना होगा आप लोगों ने, या फिर यहीं पे दुगड्डा के ही पास एक गांव पड़ता है, दुगड्डा के पास एक गांव पड़ता है जिस गांव को कहा जाता है भेड़ गांव। क्या पड़ता है? भेड़ गांव। तो ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है भाई, ये भी कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। जो ये भेड़ गांव है, इस भेड़ गांव से जो है क्या प्राप्त हुआ है पौड़ी गढ़वाल में? यहाँ से भी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जो किस समय के थे? कुषाणोत्तर काल के थे, यानी कि कुषाणों के बाद के थे। लेकिन यहाँ से ये जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई कि ये मतलब किस वंश के शासकों के थे। लेकिन यहाँ पे जो है 3 शासकों के नाम जो है सामने आए हैं, जिनके नाम क्या थे याद रखना। एक तो छत्रेश्वर, राजा छत्रेश्वर, राजा भानु और राजा रावण, है ना। तो ये इन 3 राजाओं के नाम आपको ध्यान रखना है, जिनके सिक्के क्या है? दुगड्डा से प्राप्त हुए। पूछता है कि राजा छत्रेश्वर, राजा भानु और राजा रावण के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो कुषाणोत्तर काल के थे या फिर कुषाणों के बाद के समय के थे, है ना। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? दुगड्डा या फिर भेड़ गांव लिख देगा, पौड़ी गढ़वाल से। बाकी कालू डांडा से जो है आपके योधे वंश के मिले हैं, और ये सारे के सारे योधे वंश के थे। इसके बाद आप लोग देखना कि यहाँ पे एक स्थान पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा कालसी, है ना। आपके पास आएगा यहाँ पे युगशैल। क्या आएगा? युगशैल। जो ये युगशैल है, ये युगशैल क्या था आपका? ये कालसी। आप लोगों ने सुना होगा देहरादून में एक स्थान पड़ता है, क्या? कालसी। यहाँ पे ये कालसी देहरादून में है ना। तो यहाँ पे कालसी में क्या है? कालसी के जो आसपास का जो क्षेत्र था उसे क्या कहा गया है? युगशैल कहा जाता है। कालसी के आसपास का जो क्षेत्र था यहाँ पे युगशैल कहा जाता था। और यहाँ पे कुषाणोत्तर काल में या फिर कुषाणों के बाद के समय में जो है यहाँ पे एक राज्य शासन करता था, एक मतलब वंश शासन करता था, जिस वंश का नाम क्या था? वार्षगण्य गोत्र। वार्षगण्य गोत्र, या फिर इसी को बोलते हैं गोत्रीय वंश, है ना। वार्षगण्य गोत्र बोल देगा, गोत्रीय वंश बोल देगा। ये वार्षगण्य गोत्र या गोत्रीय वंश जो है कहाँ शासन करते थे? युगशैल। और युगशैल क्या था? आपका कालसी के आसपास का क्षेत्र था। और ये वार्षगण्य जो गोत्र था, इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी कहाँ थी? कालसी थी। क्या थी इनकी राजधानी? मेन कालसी में इनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। इस वार्षगण्य गोत्र या फिर गोत्रीय वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे, क्या थे आपके? सबसे शक्तिशाली शासक वो कौन थे? शीलवर्मन इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने गए हैं। जो ये शीलवर्मन थे, इन शीलवर्मन ने, आप लोगों ने सुना होगा बाड़वाला का नाम सुना होगा। बाड़वाला कहाँ पड़ता है? कालसी के ही पास पड़ता है ना। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का क्या किया था? निर्माण। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने किया था? शीलवर्मन ने किया था, जो सबसे शक्तिशाली शासक थे, गोत्रीय वंश के थे। और यहाँ पे बाड़वाला यज्ञ वेदिका से जो है 4 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है भाई। किसकी जानकारी मिलती है? 4 अश्वमेध यज्ञों की क्या मिलती है? यहाँ से जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना 4 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? युगशैल लिख देगा, या कालसी, या फिर बाड़वाला लिख देगा। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? कालसी के पास यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? तो शीलवर्मन ने करवाया था। किस वंश के थे? गोत्रीय वंश के थे। लेकिन जो शीलवर्मन थे, ये मतलब ठीक है कि अधिकतर विद्वान क्या मानते हैं? गोत्रीय वंश के मानते थे। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार जो शीलवर्मन थे ये गोत्रीय वंश के नहीं थे। तो वो क्या कहते हैं, जरा 1-2 विद्वानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक इतिहासकार आते हैं श्री रामचंद्रन, है ना। एक इतिहासकार श्री रामचंद्रन है। पूछेगा कि इतिहासकार रामचंद्रन के अनुसार यशोवर्मन किस वंश के शासक थे? तो इनके अनुसार जो यशोवर्मन वो किस वंश के शासक थे? योधेय वंश के। इसके अनुसार ये किस वंश के शासक थे? योधेय वंश के शासक थे। और एक इतिहासकार आते हैं हरिदत्त। क्या है? हरिदत्त। एक इतिहासकार हरिदत्त आते हैं। तो ये हरिदत्त भी इतिहासकार है, श्री रामचंद्रन भी इतिहासकार है। और ये हरिदत्त कहते हैं कि जो ये शीलवर्मन थे, शीलवर्मन जो है गोत्रीय वंश के शासक नहीं थे और ना ही योधेय वंश के थे। ये कहते हैं कि ये जो है या तो कुषाण वंश के शासक थे, और या फिर ये क्या थे? शक वंश के शासक थे। तो पूछते हैं कि एग्जाम में प्रश्न आता है कि किसने जो है शीलवर्मन को कुषाण वंश या शक वंश का शासक बताया है? तो किसने बताया है?
तो ये किसने बताया भाई? तो किसने बताया है? ये बताया है आपका हरिदत्त ने। और किस इतिहासकार ने शीलवर्मन को योधे वंश का शासक बताया? तो श्री रामचंद्रन ने बताया। और वैसे अधिकतर इतिहासकार क्या मानते हैं? ये वर्षगणीय गोत्र या फिर गोत्रीय वंश के क्या है? शासक थे, और ये सबसे शक्तिशाली शासक थे इस वंश के, और बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे जो अगले वीडियो में गुप्त काल के समय का जो उत्तराखंड था, गुप्त काल के समय उत्तराखंड की राजनीति कैसी थी, उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।